नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न। अडानी मामले में सेबी और मंत्री जी में कौन झूठ बोल रहा है? दूसरा, क्या महिला पहलवानों को न्याय मिलेगा? तीसरा, कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में बीजेपी क्यों परेशान? इस पर चर्चा करने से पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें सहयोग के रूप में देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहला प्रश्न, अडानी मामले में सेबी और मंत्री जी में कौन झूठ बोल रहा है? आपको बाकी याद ही है, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं कि अडानी जी की जब के मामलों में एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो बहुत हल्ला मचा, और उसके दबाव में अंतर्गतवा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उसके अलावा साथ में उन्होंने सेबी से कहा कि आप 2 महीने में अपनी रिपोर्ट फाइल करें। ये काम 2 मार्च को हुआ था, तो 2 महीने का समय मतलब 2 मई को ये सेबी की रिपोर्ट फाइल कर देनी थी। लेकिन 29 अप्रैल को 4-5 दिन पहले सेबी ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव की कि हमें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाए। उस पर उन्होंने कारण बताया कि ये बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है और इसमें बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है इत्यादि इत्यादि, इसलिए हमें इसमें टाइम ज़्यादा चाहिए। उसमें जब ये एडमिट हुई उस समय जो बेंच थी उसको सीजेआई हेड कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उन्होंने एक जनरल रिमार्क दिया था कि शायद 3 महीने का वो एक्सटेंशन इसमें मिल जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन हेयरिंग के लिए 15 मई मतलब कल सोमवार को सुनवाई के लिए आई। कल कोर्ट के पास टाइम नहीं था। कोर्ट शायद 20-22 मई से समर वेकेशन में जा रही है, तो अब इसकी डेट लगी है 10 जुलाई, मतलब करीब 2 महीने बाद इसकी डेट लगी है। ये जो 29 तारीख की जब वो आई थी तो उस समय बेंच ने टिप्पणी की थी कि वो मैंने आपको बता दिया कि 3 महीने का एक्सटेंशन इसको मिल सकता है। अब 10 जुलाई को तो इसकी फिर से डेट लगी, कोई सुनवाई हुई नहीं है, मतलब 2 महीने का एक्सटेंशन तो ऐसे ही मिल गया। साथ ही साथ अगर आप वैसे सोचिए तो अगर 2 मई से लेते तो 3 महीने के बाद 2 जून, 2 जुलाई, 2 अगस्त, तो कोर्ट इनको 2 अगस्त तक का एक्सटेंशन देती है। और इनके हिसाब से अगर 6 महीने की बात होती तो 2 सितंबर, 2 अक्टूबर, 2 नवंबर, तो 2 नवंबर से आगे तो नहीं होता। इस बीच जब ये कल यहाँ पे उसके लिए सुनवाई के लिए आई, मतलब 15 तारीख को, तो सेबी की तरफ से एक एफिडेविट भी इसमें आया। अब सेबी ने ये कहा है कि अडानी ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन 2016 से चल रहा था, ये फैक्चुअली बेसलेस बात है। मतलब सेबी के अनुसार 2016 में से अडानी का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था। ये उन्होंने साफ साफ एफिडेविट पे कही है ये बात। तो जब उन्होंने ये बात कही, इसी बीच जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उनका ये कहना है कि वित्त मंत्री का सदन में दिया गया वक्तव्य उन्होंने उसकी याद दिलाई जो उन्होंने सदन के पटल पे रखा था। तो ये सारी चीज़ों में ये स्पष्ट हुआ कि सदन में वित्त मंत्री जी ने ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशन 2016 में भी चल रहा था। अब इधर से अडानी जी को डिफेंड करने के लिए या सेबी को डिफेंड करने के लिए, अडानी जी तो बोलना ठीक नहीं है, सेबी को डिफेंड करने के लिए हमारे तुषार मेहता साहब उपस्थित थे, और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि इस तरह का कोई भी मैटर, अडानी का कोई भी इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं चल रहा है, और कोई एक अनकनेक्टेड मैटर है जिसका इससे कोई, प्रशांत भूषण इधर से आर्ग्यू कर रहे थे, उसकी वजह से ये लोग कंफ्यूजन हो रहा है। अब तुषार मेहता के अनुसार ये जो इन्वेस्टिगेशन 2016 में था वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट का मामला था अगेंस्ट 51 कंपनीज, और उन्होंने ये भी आगे कहा कि इन 51 कंपनियों में अडानी की कोई कंपनी नहीं है, तो इसलिए अडानी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन 2016 से नहीं चल रहा था।
अब इधर जो जयराम रमेश थे, उन्होंने अपने ट्वीट में जो 19 जुलाई 2021 में वित्त मंत्री ने सदन के पटल पे जवाब दिया था, उसको भी नत्थी कर दिया है, उसको भी साथ में लगा दिया है। वो मैं भी लगा दे रहा हूं। उसमें आप जवाब साफ कह रहा है कि सेब, आप उस जवाब को देख लीजिए। उस जवाब में साफ साफ लिखा हुआ है, सेबी के एक 16 जून 2016 के ऑर्डर के अनुसार जीडीआर रिसीट का इन्वेस्टिगेशन सेबी कर रही है, और उसमें 3 कंपनी के नाम लिखे गए हैं उस जवाब में, एल्बुरा इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड, क्रेस्टा फंड्स लिमिटेड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड। और ये जो तीनों कंपनी हैं, आप गूगल करके खुद देख लीजिए, इन तीनों में अडानी की कंपनी की रिलेशनशिप है, उन्होंने अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो अगर आप भी गूगल कर लेंगे तो आपको इन तीनों कंपनी का साफ साफ मिल जाएगा, जो हमको और आपको मिल रहा है। लेकिन वहां पे सेबी जाके कह रही है कि हमारा इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है। तो शब्दों की हेराफेरी है, शब्द का मतलब ये है, उसका मतलब ये है। क्योंकि एक चीज स्पष्ट है, या तो वित्त मंत्री जी का जो जवाब है वो ठीक नहीं है, झूठ बोलना की तरह है, या सेबी जो एफिडेविट अपना फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट, और दोनों सैक्रोसेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और सदन के पटल पे रखा गया मंत्री द्वारा जवाब, दोनों सैक्रोसेंट हैं। कहीं भी दोनों चीजों में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो अब देखिए, क्योंकि ये मामला अडानी जी का है, अडानी जी का मामले में आपको इतनी जल्दी किसी को ऐसा नहीं है कि वो अडानी जी की बात मान ली जाएगी या अडानी जी के अगेंस्ट कुछ भी माना जाएगा। इसलिए अब इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, 3 महीने बाद समय बाई किया जा रहा है कि चीज़ें ठीक की जा रही हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या महिला पहलवानों को न्याय मिलेगा? ये जनवरी से महिला पहलवानों का मामला चल रहा है। जनवरी में जब ये सब हुआ, उस समय सरकार ने 3 महीने का समय लिया और सरकार ने एक कमेटी अपॉइंट कर दी, जिसमें 6 लोग थे। मैरी कॉम जी उसको हेड कर रही थी, और ये कहा गया कि ये कमेटी, जिसका ओवरसाइट कमेटी बोल रहे थे, ये दे विल लुक इनटू द एलिगेशंस मेड बाय दीज रेसलर्स, इन खिलाड़ियों के द्वारा। हालांकि कुछ हुआ नहीं, तो ये खिलाड़ी फिर वापस धरने पे पहुंचे, और उन्होंने अब की जब सरकार से हुआ तो उन्होंने एफआईआर करने की मांग की। एफआईआर नहीं की जा रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से एफआईआर हो गई। एफआईआर जो दोनों हुई हैं, उसमें 2 एफआईआर जो हुई हैं, उसमें एक पॉस्को केस भी है, माइनर लड़की का ने रेप का, मतलब मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का जो हुआ है, उस के तहत जो यौन शोषण का मामला है, जिसमें भारत का कानून तुरंत अरेस्ट की बात करता है, लेकिन फिर भी बृजभूषण शरण सिंह जी को अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया है। अब इस ओवरसाइट कमेटी की आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे इस ओवरसाइट कमेटी के सामने ये सब महिला पहलवान उपस्थित हुई, उन्होंने अपनी बात कही और अपना स्टेटमेंट वहाँ दर्ज करवाया। उसमें काफ़ी कुछ सुनने वाली बात और देखने वाली बात है कि वहाँ कैसे किस तरह से हमारी कमेटी फंक्शन कर रही है। ये कमेटी में दो बार हियरिंग हुई और उसमें 12 लोगों ने अभी तक अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया है। 6 लोग उस कमेटी के मेंबर हैं, मैरी कॉम जी उसको लीड कर रही हैं। इनमें से 3 लोगों में से इंडियन एक्सप्रेस ने बात की है, और इंडियन एक्सप्रेस ने, चूंकि अभी वो कमेटी की रिपोर्ट तो सबमिट हो गई है लेकिन पब्लिक नहीं की गई है, तो इसलिए इन 3 लोगों का नाम रोक के रखा है। उन्होंने पूरी स्टोरी की है लेकिन इन 3 लोगों का नाम रोक के रखा है, क्योंकि ये थोड़ा जो बातें ये 3 मेंबर कह रहे हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है। इस कमेटी जिस तरह से फंक्शन कर रही है वो भी बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि मेंबर्स का कहना है, इन कमेटी के लोगों का कहना है कि जो 6 मेंबर्स थे उसमें से कोई लोग ये कह रहे थे कि भाई ये जो बृजभूषण शरण सिंह साहब हैं ये फादर लाइक फिगर हैं, और इनका जो टच था, जो इनको छू रहे थे, इनकी छाती छू रहे थे, इनके पेट में से जर्सी उठवा रहे थे, ये इनोसेंट टच था। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा प्रश्न है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे और आपके घर में, जो मैं बार बार कहता हूँ, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये सब महिलाएं हैं। महिलाओं के इस सेंस को अगर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि वो टच फादरली था
कि वो टच इनएप्रोप्रिएट था। ये दूसरे आदमी का कहना कि नहीं उनका फादरली टच था, इसका कुछ नहीं। इनका कहना यह है मेंबर साहब का कि वो जो ब्रजभूषण जी हैं वो ब्रीदिंग पैटर्न चेक करते थे आपकी छाती पे हाथ रख के। अब अगर इस तरह की बातें हैं तो इसका क्या क्या बोले इस पर। फिर इस कमेटी ने इन महिला पहलवानों से ऑडियो और वीडियो प्रूफ मांगे कि आपके पास ऑडियो प्रूफ क्या है, आपके पास वीडियो प्रूफ क्या है। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये होता है कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या इनके पास है, जिससे उसकी तैयारी कर लें कि उसकी काट कैसे होगी। खैर, दूसरा यह है कि इन जो ये 3 लोग हैं जो अपना नाम नहीं इंडियन एक्सप्रेस ने होल्ड करके रखा, उनका कहना यह है कि जब ये वहाँ इन लोग गए थे अपना वर्जन देने या अपना रिकॉर्ड कराने स्टेटमेंट, तो वहाँ का जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेटिंग एरिया थी, वहाँ WFI वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टाफ मेंबर्स और एक कोच साहब वहाँ ज़्यादा खूब भीड़ लगा के खड़े थे, और ये सारे लोग क्लोज टू ब्रजभूषण शरण सिंह थे। तो वो थोड़ा इन लोगों को डराने और धमकाने का भी काम वहाँ चल रहा था। उसके अलावा इन तीनों मेंबर्स का कहना यह है कि इनका ये कहना था कि जब किसी महिला का स्टेटमेंट लिया जाए तो वहाँ केवल महिला मेंबर्स ही उपस्थित रहें, तभी वो कंफर्टेबल रहेगी। इस रिक्वेस्ट को नहीं माना गया। मुझे लगता है कि जब 6 लोगों की कमेटी थी उसमें महिलाएं थीं, तो इस रिक्वेस्ट को तो मानना चाहिए था, क्योंकि कोई भी लड़की ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी अगर वहाँ महिला हो। इसीलिए इसको और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इनका ये भी आरोप है कि बीच बीच में जो रिकॉर्ड, ये सारा कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था, बीच बीच में कैमरे को ऑफ कर दिया जाता था। जो कमेटी के एक मेंबर हैं जिन्होंने, बाकी लोगों ने तो बात करने से मना किया, एक मेंबर जिन्होंने बात की, उनका कहना है कि जब हम खाना खाने या कुछ खाते पीते थे तब हम लोग उस रिकॉर्डिंग को ऑफ करते थे, वैसे हमने ऑफ नहीं किया है। थोड़ा ये भी है कि इन 3 बच्चों ने जो हैं, इन लोग का कहना ये है कि ये कमेटी मेंबर्स बहुत जल्दी में थे कि जल्दी जल्दी करो, मतलब जल्दी। भाई, यौन शोषण का मामला है और इसमें जल्दी में नहीं बात हो सकती है। आपको जो अपना स्टेटमेंट दे रहा है उसको भी मेंटली इस तरह से तैयार करना होगा कि वो अपनी ठीक बात कम से कम आपके सामने आके कहे। एक ताज्जुब वाली बात इन्होंने ये भी बताई कि इसमें से एक मेंबर जो थे वो जूम से अटेंड कर रहे थे, मतलब इतनी इंसेंसिटिव थी। वो कहे कि जिम में थे, वो कहे हम आ नहीं सकते, जूम से कर रहे थे। मतलब यौन शोषण का मामला और कोई भाई साहब जूम से बैठ के वहां कर रहे थे। अब मेन मुद्दा यह है कि इन लोगों को कब तक न्याय मिलेगा। अब इसमें और लेट करने के लिए इन लोगों से तो स्टेटमेंट ले लिया गया जिन्होंने FIR कराई है। अब एक दिल्ली पुलिस की 7 मेंबर कमेटी बन गई है। अब वो 7 मेंबर कमेटी सबसे बातचीत करेगी और फिर देखेगी कि FIR के बाद इनको अरेस्ट किया जाए कि ना किया जाए। इस तरह की एक प्रिविलेज ब्रजभूषण जी को मिली हुई है। अब तीसरी बात पे आ जाएं कि कांग्रेस के अंदर के मामले में बीजेपी क्यों परेशान। कर्नाटक में बीजेपी ने हार दर्ज की और कांग्रेस ने एक बहुत ही मतलब एम्फेटिक विन, प्रॉपर ठीक से उन्होंने एक जीत हासिल की है। अब जब कांग्रेस वहाँ जीत गई है तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि भाई वहाँ कौन उसका लीडर होगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ 3 मेंबर्स को वहाँ भेजा गया था कांग्रेस के केंद्रीय पार्टी की तरफ से कि भाई आप सबसे बात करिए। और शायद 3 मेंबर भेजने का जो मुख्य कारण ये था कि 2 कंटेंडर इस समय हैं उस मुख्यमंत्री पद के, एक सीतारामैया साहब है और एक DK शिव कुमार साहब है। तो शायद 3 इसलिए भेजा गया कि अगर मान लीजिए एक 2 भेजते तो एक किसके पक्ष में है, तो तीसरे का, इसलिए शायद इस तरह की बात भी रही है। लेकिन सीतारामैया साहब दिल्ली आ गए हैं वहाँ से बातचीत करके, आज DK शिव कुमार साहब भी दिल्ली पहुँच गए हैं। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, ज़्यादा उम्मीद यही है कि सीतारामैया साहब बनेंगे। मुझे DK शिव कुमार के 2-3 स्टेटमेंट बहुत ही परिपक्व और इसलिए अच्छे लगे कि मतलब उन्होंने बहुत स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट दिए। इट इज़ वेरी गुड। एक तो उन्होंने कहा कि ये कोई
किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है कि आधा तुम देख लो आधा तुम बांट लो। ये कोई बंटवारे की बात नहीं है कि आधे टाइम आप रहिए आधे टाइम आप रहिए। बहुत ठीक बात कही उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कितने एमएलए आपके साथ कितने, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के 135 एमएलए हैं और जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो 135 एमएलए उसके साथ है। ये भी एक बहुत परिपक्व स्टेटमेंट है। और तीसरी, जिसकी वजह से शायद बीजेपी ज़्यादा बेचैन है, जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मेरा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि कर्नाटक में 28 सीट जो एमपी की हैं उसमें कम से कम 20 सीटें कांग्रेस को जिता के मुझे भेजना है 2024 के इलेक्शन में, और अब मेरा काम उस पर मैं काम करना शुरू कर दूँ। इसी से शायद बीजेपी ज़्यादा बेचैन है। क्योंकि एक चीज़ और मैं बता दूँ, गुजरात मॉडल एक चला है, गुजरात मॉडल एक चला विकास का, गुजरात मॉडल एक चला एडमिनिस्ट्रेशन का, और गुजरात मॉडल एक चला है चुनाव का। तो चुनाव के गुजरात मॉडल में वहां के दो नेताओं ने इस समय पूरी बीजेपी को के नेतृत्व वही लोग दे रहे हैं, और केवल नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी मोदी जी और शाह साहब नहीं आके 2014-2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को ठीक से मैनेज किया था और जीते थे। आपको क्या नहीं लगता है कि कर्नाटक मॉडल भी हो सकता है चुनाव का, जिसमें खड़गे जी और डीके शिव कुमार की टीम क्यों नहीं एक कर्नाटक मॉडल बना के बाकी स्टेट में जाके 2024 के चुनाव की तैयारी करती है? देयर कैन बी कर्नाटक मॉडल ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें बीजेपी बहुत परेशान है, उनके अमित मालवीय जी बहुत परेशान है कि कब आपने पोल प्रॉमिस पूरा होगा, कब ये पूरा होगा। अरे भाई, पहले जरा पोल प्रॉमिस अपना उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव का तो पोल प्रॉमिस का बता दो कि वो कब पूरा होगा। 1 साल होने को आया, 1 साल हो गया। तो खैर, ये मुझे लगता है ये थोड़ा टाइम लेना भी चाहिए इस तरह की चीज़ों को। बात चीज़ चल ही रही है, और चीफ मिनिस्टर का कोई ऐसी मुश्किल कांग्रेस के लिए नहीं होगी कि जिसकी वजह से कोई मेजर समस्या हो। और इसमें अगर दोनों लोग एस्पिरेंट हैं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन बीजेपी को थोड़ी बेचैनी और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।